हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल वीडियो जोन में स्वागत है। हमने एक सीटेट की एक सीरीज़ चलाई है जिसमें आप जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सीबीटी हो गया या आपके लास्ट ईयर जितने भी सीटेट के क्वेश्चन पेपर हो गए, उनकी हम सीडीपी लेंगे। बस खाली मतलब बाल विकास के क्वेश्चन लिए हमने 30 क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व करेंगे। और साथ ही जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा वो मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जाकर आप अपने सारे नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं आप सभी लोगों को, और आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। हमने इससे पहले अब सारी चिंतन को भी क्लियर कराए वाले टॉपिक को, और साथ ही इसकी मैंने 3 पार्ट पहले ही मैंने चला रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अब इस टॉपिक पे हम क्लियर करेंगे कि 2015 का जो ये आपका सीटेट है, इसके सीडीपी के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, ठीक है। आज इन 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ताकि आपको और अधिक तरीके से रिवीजन हो सके आपका। जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, इनमें से हमें सबसे उचित विकल्प चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेदनात्मक विकास होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब जैसे भावनात्मक विकास जिसे हम कहते हैं। पहला, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ठीक है। दूसरा, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा, कक्ष का नियंत्रण परिवेश। चौथा, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। ठीक है, सबसे पहली बात बता देता हूं मैं आपको, अध्यापक की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता कार्य, ये तो बिल्कुल गलत है। और कक्ष का नियंत्रण परिवेश, जहां भी कक्ष में नियंत्रण की बात आएगी वो हमारा गलत हो जाएगा। मैं इस पे भी एक टॉपिक लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो ट्रिक्स होती हैं हमारी। कक्ष का अधिकारी परिवेश, जो अधिकारी परिवेश होता है ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा फर्स्ट। बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चों के अभिजात समूह के उनके दोस्तों एवं खेलकूद के साथी होते हैं। यह परिवेश बच्चों के नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्वता भी बताते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, बताना है इसमें। ठीक है, नहीं है। ठीक है, रचनात्मक कार्य वो होते हैं जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है और कुछ ऐसी बातें सीखता है जिसमें वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। रचनात्मक कार्य उसे कहते हैं। ठीक है, आकलन उसे कहते हैं कि जब वो बच्चा किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करता है, किसी चीज़ को खोजता है, अपने तर्क लगाता है, विचार सोचता है, उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, खुले अंतर वाले प्रश्न ये तो हमारा आकलन है, इसमें नहीं है बताना है, तो ये हमारा राइट आंसर है। परियोजना ये भी हमारा राइट आंसर है, और अवलोकन ये भी हमारा राइट आंसर है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, मतलब उसको सीरीज की या रेंज करना उनकी कैटेगरी के हिसाब से, तो हमारा गलत है। तो हमें इसमें गलत चुनना है, तो हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें 3 आंसर राइट लग रहे हैं और उसमें गलत पूछा तो गलत, हमें 3 राइट आंसर निकाल देंगे तो गलत आंसर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ठीक है, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जब बच्चे को हम कोई सवाल देते हैं और वो उसके तरह तरह के जवाब सोचता है। ठीक है, परियोजना किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आते हैं, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन का कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला, पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। मतलब कहने का मतलब है, अगर हमें एक प्रभावशाली अध्यापिका चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए। तो पहला ये कह रहा है कि जो पुस्तकों से जो बच्चे प्रश्न उतारते हैं या उत्तर उतारते हैं उसे बल देना गलत है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है और उसमें बल दिया जा रहा है। बल जहाँ आ जाएगा वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा, जबकि पूरा सेंटेंस भी गलत है। समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ठीक है,
कहने का मतलब है अगर समूह में बच्चा जल्दी सीखता है व्यक्तिगत गतिविधियों के मुकाबले, तो ये भी गलत हो गया हमारा। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी या अनसुनी करना, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना अध्यापक का मेन कार्य होता है। ठीक है, फैसिलिटेटर होता है वो हमारा जो अध्यापक होता है, क्योंकि वो क्या करता है, बच्चों के संपर्क में रहता है, तो इसीलिए वो बच्चा सीखेगा। एक प्रभावशाली जो अध्यापिका होती है वो हमेशा बच्चों के संपर्क में रहती है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है वह है प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना तथा उनकी परेशानियों को जानना एवं उन्हें हल करना। यह तभी संभव है जब अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापिका को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश को सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। दोबारे ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बच्चे का एक अधिगम है उसको सुगम बनाना है, तो जो अध्यापिका है ना वो एक अच्छे कक्षा परिवेश को ध्यान में रख दिया। ठीक है, और इसके लिए उसके अधिगम को परिवेश को सृजन बनाने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, नहीं है बताना, तो हम पहले सही है चुन लेंगे तो नहीं पता लग जाएगा। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना, ये मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आऊँगा कि आप कैसे पहचानें कि कौन सा राइट आंसर है कौन सा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, बच्चों के प्रयासों को जब भी स्वीकृति आएगा तो हमेशा राइट होगा वो। ठीक है, हम अगर हमें इसमें गलत बताना है तो बच्चों के जो प्रयास है उसको स्वीकृति ये सही है। अध्यापिकाओं के अनुसार कार्य करना ये गलत है, क्योंकि हमें हमेशा टीचर सेंटर क्लासरूम नहीं बनाना, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम बनाने। ठीक है, मतलब अध्यापिका कक्षा के अनुसार चलना ही गलत है। बच्चों को स्वीकार करना ये सही है। अध्यापक का सकारात्मक रुख ये भी सही है। ठीक है, तो इसका हमारा जो 3 हमारे सही हो गए जो हमें पता लग गया, और ये हमारे गलत है तो हमें नहीं बताना था, तो बी इसका रॉन्ग आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से आप भी समझ सकें और आपकी तरह जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ सकें। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापिका को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिससे अंतर्गत बच्चे के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज़्यादा हितोत्साहित करना जिसके लिए बच्चे उनके साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा, एवं अध्यापक को अपने रुख को बच्चों के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों के कार्य करवाता है तो इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब मानसिक प्रभाव जब कब पड़ेगा, जब बच्चा उनके ऊपर अपने तरीके से कार्य करवाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आप लोगों के ऊपर किसी तरीके का बर्डन डालूं और बोलूं कि ये कार्य आपको इस तरीके से करना है, तो आप उससे परेशान हो जाओगे और आप उसे सीखोगे नहीं, आप उस कार्य को ख़त्म करना चाहोगे बस, ताकि पीछा छूट जाए मुझसे आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है बताना है इसमें से। ठीक है, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये आंसर सही है नहीं, ये गलत है, क्योंकि लड़के बाहर का काम अपना खुद कर सकते हैं। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये इसके ऊपर भी मैं चलूँगा अभी। सभी लड़कों को वैज्ञानिक तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें हम एक तरीके का हम बर्डन डाल रहे हैं कि लड़के को ये काम करना चाहिए, लड़कियों को गृह कार्य करना चाहिए, जबकि कोई भी किसी भी तरह का कार्य कर सकता है। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि लिंग पक्षपात को दर्शा रहा है हमारा। ठीक है, ये तीनों वाक्य हमारे लिंग पक्षपात को दर्शा रहे हैं, क्योंकि लड़कियां ही क्यों घर का काम करें। ठीक है, लड़कियां ही क्यों गृह विज्ञान चुने, होम साइंस क्यों चुने। ठीक है, और लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, जबकि ये हमारा जो है इसका सेकंड आंसर, ये किसी तरीके का लिंग पक्षपात नहीं बता रहा। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का क्वेश्चन है उस टॉपिक में से आया ये। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यही वाक्य मात्र निष्पक्ष है। ठीक है, बाकी अन्य तीनों वाक्य कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं, मैंने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीती
छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। ये डिसेबिलिटी वाला टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटा टॉपिक होगा, ठीक है, एक कम से कम 5-6 मिनट का होगा बस। पहला, अधिगम में असुविधा, ठीक है, ये हमारा गलत है। अधिगम में आवश्यकता, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। और अधिगम में कठिनाई के, ये भी हमारा गलत है। और अधिगम में समस्या के, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। सशक्त का अर्थ है कमी, जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं, वह अधिगम में सशक्त के कारण होती हैं। यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफी हद तक न्यून होती है। इसे मानसिक मांद्यता भी कहते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापिका को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षार्थी होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें ज्ञान अर्जन करने में सहायता जो करती है अध्यापिका को, किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए हमारा, जो टीचर का होता है अगर स्टूडेंट ज्ञान लेना चाहता है तो, ठीक है। सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, ठीक है, याद करना आ गया, ये हमारा गलत वर्ड हो गया, ये हमारा रॉन्ग आंसर। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों एवं ग्रेडों पर, ये भी गलत है, अंकों और ग्रेडों की बात नहीं करता हमारा एनसीएफ 2005 हमारा किसकी बात नहीं करता, अंकों और ग्रेडों की बात नहीं करता। शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना, सक्रिय वर्ड हमारा पॉजिटिव है, भागीदारी मतलब ये हमारा हो गया हमारा सक्रिय भागीदारी, एक्टिव कोऑर्डिनेशन या एक्टिव पार्टनरशिप, जो भी है आपका सी इसका राइट आंसर हो गया। शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलताओं प्राप्त करना, ये हमारा गलत है। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापिका को उनके सक्रिय सहभागिताओं के लिए शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको मेरा काम कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही चैनल को लाइक करिए वीडियो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए इस वीडियो को, मतलब इस चैनल को ग्रो करने के लिए, आप सबको पढ़ाने के लिए। और साथ ही आप टेलीग्राम पे जाकर आप अपना फीडबैक दे सकते हो और कमेंट करना मुझे कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है, मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाऊँ मैं। और मुझे ये भी बताना कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और आपका कितना कोर्स कंप्लीट हो गया। और टेलीग्राम पे जाकर प्लीज़ आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, आपको मेरी आवाज़ ऐसी बैठी बैठी सी लग रही होगी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली या प्रतिभाशीलता किससे संयोग है? ये आपको पता होना चाहिए। इसका डी है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति वाले। ये इसका आप इसको याद कर लीजिए, एक तरीके से सबको याद होता है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति वाला, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, यह विद्यार्थियों को उत्कीर्ण तथा अनुत्कीर्ण समूह में विकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कहने का मतलब यह है कि कि जो विद्यार्थी गलतियां करते हैं ना, उनको कैटेगरी बांट देते हैं, ये हमारा गलत है, कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है। यह अध्यापक को बच्चे को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, ये भी गलत है, डांटने की बात आ गई इसमें, ठीक है। और इसमें वर्गीकरण की बात आ गई, ये हमारे गलत हो गए, ठीक है। डी देखते हैं, ये कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, हटाने की बात हो गई, मतलब ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के विरुद्ध जा रहा है कि सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाए, ये भी हमारा गलत है। सी देखते हैं, ये बच्चों के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है तथा समाधानों की पहचानने में सहायता करता है। सही बात है कि जब बच्चा गलती करेगा तो हम उसकी समस्याओं और समाधान को निकालने में उपलब्ध अपनी आवश्यकता लगा सकता है टीचर। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? मैं आपको एक क्लियर बता दूं
कि आपने अगर मेरी अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन वाली वीडियो देखी जो मेरी लास्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजा के हल कर लोगे। ठीक है, मैंने उसमें बता रखा है आउट ऑफ द बॉक्स हमारा अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, क्लियर सी बात है। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतम कक्षा के प्रोत्साहन करना चाहिए। ये गलत है, कैटेगरी की बात हो रही है। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन न करना जो विद्यालयों के स्तर को अनुकूल नहीं है, ये भी हमारा गलत है। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना, इसमें भी हमारी कैटेगरी की बात हो रही है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमें बच्चों के पाठ्यक्रम को लेके, जो बच्चा जिस तरीके से हमारा पढ़ना चाहता है। लचीलापन जरूरी होता है हमारे किसी भी क्षेत्र में, जब बच्चा खुद अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है स्टडी को लेके। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके मध्य से अध्यापक उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपनी शिक्षण कार्य कर सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। ठीक है, नहीं बनाता है बोला उसने। ठीक है, हम याद रखेंगे, नहीं बनाता। ठीक है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, पहली बात है उसमें गलत बताना है, तो हमारा पहला वर्ड ही हमारा गलत मिल गया, याद करने के लिए, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर भी यही होगा, क्योंकि एक उसमें नहीं बताना है और 4 में से 2 तो गलत हो ही नहीं सकते। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये भी सही है। ठीक है, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना, ये भी हमारा सही है। ठीक है, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना, ये भी हमारा सही है। ठीक है, देखते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। ठीक है, प्रकरण पर चर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना। ये अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं, जबकि किसी विषय वस्तु को केवल यदि याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना, दोहराना, इसका मतलब होता है रिमेंबर करना, अधिगम को सुगम व सार्थक नहीं बनाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य कराने के लिए प्रेरित करना, गलत है। बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, ये भी हमारा गलत है। उनके अंकों में सुधार करना, ये भी हमारा गलत है। उनके स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। शाब्दिक जो हमारे होते हैं, शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड वो होते हैं जिसके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है। ठीक है, तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मक उत्पन्नता होती है जो उनके विकास को बाधित करती है। मतलब कहने का मतलब है, जो गैर शाब्दिक दंड होते हैं या शाब्दिक दंड होते हैं वो ये होते हैं जब बच्चा स्वयं के प्रति अवधारणा जो होती है वो नष्ट करता है, और कुछ सीखने के लिए जो भय होता है ना, उस जो नकारात्मक जो उसके भावना फीलिंग्स होती हैं उसको विकास को बाधित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार करती हैं या स्वीकार हैं? पहला, भाई बहन एवं अध्यापिका, गलत है हमारा। अध्यापक एवं साथी, ये भी हमारा गलत है। साथी एवं माता पिता, ये भी हमारा गलत है। और हमारा डी बचा माता पिता एवं भाई बहन, डी हमारा राइट आंसर है। प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान, ठीक है, भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार करता है। ओके, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा प्रारंभिक जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, वो माता पिता और हमारे परिवार से होता है। परिवार में सब आ गए, ठीक है, पहले परिवार, फिर हमारा आता है स्कूल जिसमें टीचर्स आते हैं। मगर परिवार में तो सारे हो गए ना, परिवार, माता पिता, भाई बहन हो गए। ठीक है, यहाँ भाई बहन अध्यापक थे इसलिए गलत हो गया।
यहाँ साथी और माता पिता थे तो इसलिए ये गलत हो गया, और अध्यापक और साथी थे तो इसलिए दोनों गलत थे। ओके, समझ गए। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित कराता है। ठीक है, ठीक है। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम गलत है। प्रेरणा का मानववादी उपागम ये भी गलत है। प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम ये भी गलत है। ठीक है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अगर आप बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो। विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रेरित कराने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार की किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्तीय बाल अवस्था क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए, 9 to 12 वाला। ठीक है, क्योंकि प्रवर्तीय बाल अवस्था 9 से 12 होती है। ओके, यह कारण यह है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि का परिवहन काल भी, ठीक है, परिपाक काल भी कहा जाता है। इससे पेपर में अगर परिपाक काल आ गया तो भी 9 से 12 होगा, 9 से 12। ठीक है, ठीक है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरसैंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। ठीक है, आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ठीक है, ये हमारी किसके विषय में? ये हमारी प्राकृतिक पाल पोषण वाद विवाद, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चुनौती की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, स्थिरता और अस्थिरता की बात नहीं हो रही है, और सतत एवं असतत अधिगम की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा हो गया हमारा डी। ठीक है, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उनकी परवरिश और पालन पोषण के द्वारा मिलने पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी, ठीक है, संपूर्णता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। उपयुक्त प्रश्नों में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। आगे चलते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क और साथी के मार्गदर्शन की उपस्थितियों में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, कहने का मतलब यह है, मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि जो पुष्पा है ना, वो एक कार्य है वो कर नहीं पा रही, मगर एक वयस्क है उसकी या साथी के मार्गदर्शन से गला थोड़ा बैठा हुआ है मेरा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, मार्गदर्शन की उपस्थितियों में वो कार्य कर पा रही है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहारा लेना। ठीक है, अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो MVP है, MQ है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, स्कैफोल्डिंग है सर, ये है वो है, तो जबकि ये नहीं है, ये भी नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वो सहायता मार्गदर्शन ले रही है और वो पूर्ण रूप से उससे वो काम नहीं करवा रही है। मैंने आपको समाजीकरण वाले टॉपिक में क्लियर करवाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ उसे पढ़ लेना। ठीक है, यदि छात्र द्वारा किसी भी सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है तो उससे बड़ा है, तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहते हैं। ओके, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, गलत है। भाषा पर अच्छा अधिकार है, ये भी गलत है। लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है, ये भी गलत है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ये भी इसको सही जवाब है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। प्रजापति में एक जेंडर को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मेल, ठीक है, और जबकि सभा अध्यक्ष में वो किसी भी तरीके के जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लिंग को संबोधित नहीं कर रहा। ये इसका राइट आंसर इसका सी है। आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है, देखते हैं।
सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, जबकि जबकि सभा अध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिससे अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अतः अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है, जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही। आगे चलते हैं, सीसी पे चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ठीक है, शिक्षण के साथ परीक्षण तथा तालमेल बैठाने के लिए। गलत जवाब। शिक्षण बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ये भी गलत जवाब। जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, ये भी हमारा गलत जवाब। यह समझाने के लिए कि अधिगम का किसी प्रकार अवलोकन किया जाता है, ठीक है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके मध्य से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उनके बाद सुधारात्मक अनुदेश के आधार पर उनकी उपलब्धियां और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार हेतु कार्य मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज़ को बच्चे में कमी देखते हैं तो उसका मूल्यांकन द्वारा ही उसका सुधार किया जा सकता है, कार्य नीतियों के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिक की अनुपस्थितियों को सही अर्थ में सुनिश्चित करता है? ठीक है, नैतिकता की अनुपस्थितियों को सुनिश्चित करता है। पहला स्तर, थर्ड, इसकी 4 स्टेज बताई हैं, ठीक है, और नैतिकता की हमारी फर्स्ट स्टेज है। अगर आपने मेरा कोलबर्ग का टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ पढ़ लेना कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत का। ठीक है, इसका फर्स्ट, इसका राइट आंसर स्तर सी, स्तर स्टेज 1, लेवल 1 या स्टेज 1। ठीक है, पढ़ते हैं कि कोलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तर में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों को समर्थ करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक समर्था अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से अंकित किया जाता है। ओके, मैं इसे आई बटन में मेंशन कर दूंगा या आपके चैनल पे जाके कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा वहां से। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है बताना। आप प्लीज क्वेश्चन में ये देख लेना, नहीं है की बात हो रही है या क्या। अब तो इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से एक गलत जवाब ढूंढना है। ठीक है, पहले हम वो ट्रिक लगाएंगे कि कौन कौन से शब्द जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, पहला, समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी तथा सामाजिक कौशल की सीखना। ठीक है, कौशलों को सीखना, ये सही है। ठीक है, इसमें गलत बताना तो ये सही है, क्योंकि इसमें सक्रिय भागीदारी आ गया और सामाजिक कौशलता को सीखना इसमें सही है। ठीक है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, भी हमारा सही है। समाजीकरण, सामाजिक नियमों को अधिग्रहण करना, ये भी हमारा सही है। तो अब 3 तो हमारे सही हो गया, मगर एक हमारा गलत यही होगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, ये हमारा गलत है। समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्र पूर्व तथा सरल पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई भी ऐसी बात कार्य बताया जाता है या जा रहा है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं है, तो इससे छात्रों के समाजीकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चे को किसी भी चीज़ को लेके कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या कोई बात बताई जा रही है और वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, सपोज मानते हैं कि भारी दुनिया में कोई टॉपिक क्या चल रहा है, अगर हम उस चीज़ के बारे में बताते हैं और बताने के बाद हम ये सोचते हैं कि बच्चे को हमने ये शिक्षा दी और इसको ज़रूरत नहीं है और वो उसका प्रयोग गलत तरीके से करेगा, तो प्लीज़ वो प्रगतिशील मॉडल नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है?
ठीक है, जो अधिगम होता है, जो हमारा लर्निंग होता है, उसमें असेसमेंट किस लिए जरूरी होता है? पहला, ग्रेड और अंकों के लिए, गलत जवाब। जांच प्रशिक्षण के लिए, ये भी नहीं। ठीक है, पृथकीकरण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए, गलत, क्योंकि इसमें श्रेणीकरण आ गया, ठीक है, और पृथकीकरण भी आ गया, ठीक है, और हमारा प्रेरणा के लिए, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनकी कमजोरियों की पहचान करते हैं और उनमें सुधार करने के प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। आगे चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आत्मसातकरण या आत्मसातकरण, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये जिन प्याजे की थ्योरी में से आया है, उसके स्कीमा में से, ठीक है, आत्मसातकरण या आत्मसातकरण जो भी बोला जाता है इसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को, ठीक है, आत्मसातीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। कहने का मतलब है बुद्धि, प्रेरणा, ठीक है, अभिरुचि आदि में संदर्भ होते हैं, तो इसमें वंशानुक्रम से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पर्यावरण से भी नहीं लेना देना, बुद्धि के सिद्धांतों से भी लेना देना। अगर बुद्धि, खाली बुद्धि की बात होती, ठीक है, तो हम बुद्धि के सिद्धांत करते हैं, व्यक्ति भिन्नता की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सबकी अभिरुचि सबसे अलग होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होता है तो इस प्रकार का अध्ययन व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत के संदर्भ में आता है। आगे चलते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समानता या सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। ये आप सभी जानते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने टॉपिक आपको करवा दिया, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो भी बच्चा होता है वो किसी भी तरीके से विकलांग है या फिजिकल हैंडीकैप है, किसी भी तरीके का बच्चा है, उसे हमें शिक्षा के क्षेत्र से दूर नहीं करना, उसे साथ लेके चलना है, हमारी मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लेके चलना है उस बच्चे को। किसको? जो भी बच्चा पिछड़ा हुआ या सामान्य, ठीक है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बतलाता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र को एक दिव्यांग छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एवं दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। ओके, आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक व्यक्ति सही तरीके के उत्तर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चीज पूछी गई है इस क्वेश्चन में, क्या पूछी गई? नाराज होना, ठीक है, ठीक है, आसान नहीं है। नाराज होना हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में आता है, संवेदनात्मक विकास में आता है, ठीक है। तो हम इसमें सामाजिक से तो कोई लेना देना नहीं है, न शारीरिक से, न संज्ञानात्मक से, संवेदना से, ठीक है, इमोशन डेवलपमेंट से, भावनात्मक विकास से, संवेदनात्मक विकास से। माता पिता तथा, तो हमारा ए इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से ट्रिक लगाते हैं और ये आपको पता होगा, आप रिवीजन कर रहे हो, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो रखेंगे ऑलरेडी। माता पिता तथा अध्यापकों को बालक के संवेदनात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वंचित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। शोधन, ठीक है, अध्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। थोड़ा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अगर आपको किसी भी तरीके की मेरी प्रोनाउंसिएशन में कमी लगे तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर डैट, ठीक है। 28वां क्वेश्चन। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यताओं में कमी किसका एक लक्षण है, ठीक है। तो डिसग्राफिया इसे कहते हैं,
ठीक है, डिसग्राफिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, डिसग्राफिया इसका राइट आंसर है। डिसग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यताओं में कमी को प्रकट करता है। ठीक है, जबकि डिसरेक्सिया समन्वय विकार, डिसकैलकुलिया गणित विकार एवं डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। इसमें हमारे चारों के चारों क्लियर हो गए। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? ठीक है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, देखो नहीं करता है पूछा है उसने, नहीं करेगा पूछा है, तो इसका है हमारा सामाजिक अनुभव। ओके, क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है, और हमारा परिपक्वता करेगी, मैच्योराइजेशन, और लैंग्वेज करेगी, जबकि सामाजिक अनुबंधता नहीं करेगी। पियाजे के सिद्धांत अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि ये सारे प्रभावित करेंगे। ओके, क्योंकि उनकी थ्योरी में बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेरी चैनल पे पहले वीडियो जिन पियाजे पर ही है, आप उसे जाके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा CDP खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का जो आपका सीरीज चल रही है। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ठीक है, इसमें भी नहीं है बताना है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पहला, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपनी विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। ठीक है, तो डी उसका गलत आंसर है। ठीक है, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना ये भी हमारा गलत है, और इस प्रकार के पर्यावरण को चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं ये भी हमारा गलत है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ए था ये हमारा सही है, ठीक है, और हमारा ये डी भी सही है, और हमारा सी भी सही है। तो ये हमारे जब 3 सही हो गए, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसका फर्स्ट इसमें बताना नहीं है, बताना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले सही सही छांट लेंगे। देखो आपका एक सही है, ठीक है, डी सही है, और हमारा सी सही है, हमारा डी गलत है। तो जो डी गलत है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है वाला। ओके, ठीक है, क्लियर करते हैं इसे। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभुज्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत शामिल है। इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलात्मक समायोजन, अनुभवज्य व्यवहारिक ज्ञान तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है, अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है। और इसी के साथ ही आप लोगों का ये वाली सीरीज कंप्लीट हो गई, और आपके 30 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए। ऐसे ही मैं एक और टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए। इससे मैंने इस सीरीज़ को कराने का मेरा ये मतलब है कि जितने भी आपके 30 क्वेश्चन करते हो आप, उसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन होते हो आप इससे बहुत ज़्यादा तरीके से सीख पाते हो, अपना रिवीजन कर पाते हो। ठीक है, और साथ ही मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। और टेलीग्राम पे जाकर आप सभी लोग ये PDF मेरी डाउनलोड कर लेना और अपना रिवीजन करना। ऑल द बेस्ट फॉर CTET एग्ज़ाम। और आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी फॉर माय वॉइस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरी वॉइस टोन थोड़ी सी हैवी सी हो रही है, और मैं थोड़ा अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत पड़ी तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।